Hello everyone and welcome to your own channel Answer Some Questions. पिछले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था. Today we'll start from question number 21. Which one of the following issues of global economic prospects? Which one of the following issues the global economic prospects will be reading? ये World Bank रिलीज करता है. Next question है. When the Reserve Bank of India reduces the SLR by 50 basis points, which of the following is likely to happen? India's GDP growth rate increases drastically. Foreign institutional investors may bring more capital to our country. Scheduled commercial banks may cut their lending rates. या फिर it may drastically reduce their liquidity to the banking system. अब देखो SLR क्या होता है? SLR मतलब कि it is a reserve, ठीक है? ये kind का reserve है, it's a type of reserve which the commercial banks are required to maintain. तो commercial banks जो है ना, ये कुछ reserves जो है ये अपने पास ही maintain करके रखती है in the form of cash, gold या PSU bond securities, ठीक है? So SLR, so it is a reserve जो कि commercial bank रखती है अपने पास and in the forms of golds, cash, PSU bonds and securities. ठीक है? अब देखो क्या होता है. तो बैंक के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसएलआर अगर बोल दिया कि इतना परसेंट आपको एसएलआर रखना है तो दे हैव टू कीप इट. तो अगर एसएलआर अगर एसएलआर बोल रहा है कि आप घटाओ, है ना, आरबीआई बोल रहा है कि एसआरआर 50 बेसिस पॉइंट से घट गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक के पास ये जो रिजर्व्स है ये कम रखने पड़ेंगे. तो क्या होगा, इसका मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा. अब अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा तो बैंक क्या करेगा उसका? दे वुड हैव मोर मनी टू लेंड टू द कस्टमर्स, है ना. तो बैंक विल हैव मोर मनी टू लेंड. ठीक है. तो जिस इस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत सारे बैंक्स ऐसा करते हैं ताकि लेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाए कि बैंक्स अपने जो इंटरेस्ट परसेंटेज जो है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं. अब देखो उनके पास तो इतना कुछ बच ही रहा है, तो अगर थोड़ा सा अगर वो इंटरेस्ट के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो उनके पास बहुत सारे बोरोवर्स अट्रैक्ट होंगे, है ना. तो इस टाइम पे बहुत बार ऐसा करते हैं बैंक्स कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को घटा देते हैं ताकि बोरोवर्स बहुत सारे बढ़ जाए उनके. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स. ये देखो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. With reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statements is or are correct? ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है. Targeted drug delivery is made possible by nanotechnology. भाई नाम ही है नैनोटेक्नोलॉजी, तो इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी फ्यूचरिस्टिक चीज है ना, तो वो फ्यूचरिस्टिक चीज कर पाएगा, वो छोटे से छोटे चीजों को कर पाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सके, इसी वजह से हम लोग लाते हैं. नेक्स्ट है nanotechnology can largely contribute to gene therapy. Yes, it can happen. So both 1 and 2 correct. Next. In India, markets in agricultural products are regulated under the Essential Commercial Act 1955, Agricultural Produce APMC Act enacted by the states, Agricultural Produce Act 1937 and Practice Products Order 1956 and Meat and Food Products 1973. देखो इसका आंसर तो होगा आपका एपीएमसी. तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक्स आता है ना. एग्री और लाइफ स्टॉक जो है ये दोनों आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर. तो स्टेट गवर्नमेंट के जो 7th शेड्यूल में ये सारे चीजें आते हैं. तो अगर किसी भी जोग्राफिकल एरिया को अगर स्टेट के किसी भी जोग्राफिकल एरिया को मार्केट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर यार्ड मंडीज के हिसाब से अगर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर वो जो मार्केट्स है ना उसको मार्केट कमिटीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट
मैनेज करती है वही करेगी, ठीक है। एक बार अगर कोई भी एरिया मार्केट एरिया डिक्लेयर हो जाता है तो वो उसी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है, मार्केट कमेटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। तो उस टाइम कोई भी इंसान या कोई भी एजेंसी इसको फ्रीली कैरी नहीं कर सकते, कोई भी ट्रेड्स वगैरह को या कोई भी होलसेल मार्केटिंग एक्टिविटीज को फ्रीली कैरी नहीं कर सकता है। इवन जो बायर्स है उनको भी इंडिविजुअल लाइसेंस जरूरी होता है एपीएमसी ट्रांजैक्शन के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट, which one of the following is the national aquatic animal of India? ये है गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सुसु भी बोला जाता है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? गंगा में मिलता है, मेघना एंड ब्रह्मपुत्र में मिलता है। और ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हर जगह मिलता है। एंड इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन इंडिया एंड इट कम्स अंडर शेड्यूल 1, ठीक है। शेड्यूल 1 क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, with reference to the Congress Socialist Party, consider the following. It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. It wanted to establish the dictatorship of proletariat. And third is, it advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. देखो सबसे पहले you should know कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कौन थी, कब बनी, कैसे बनी, ठीक है। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी ना, ये इसको फाउंड कौन किया था? जेपी नारायण, ठीक है। तो जेपी नारायण जी ने फाउंड किया था। तो जेपी नारायण और कौन थे? तो इसके पहले इसकी दूसरी स्टोरी है। सबसे पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी, सबसे पहले कुछ और था। जेपी नारायण और मीनू मसान करके इंसान थे, मीनू मसान। ये दोनों जेल से रिलीज हुए कब? 1934 में जेल से रिलीज हुए, ठीक है। फिर जेपी नारायण ने एक मीटिंग बुलाया, कहाँ पे? पटना में। एंड ये साल कौन सा था? 1934। अब यहाँ पे इन्होंने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये एक ऑल इंडिया लेवल का नहीं था, ये एक स्टेट लेवल का था, ठीक है। अब क्या हुआ? इस मीटिंग के बाद एक ऑल ओवर इंडिया पार्टी की डिमांड हुई। तो अब एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस लाया गया, कब? बॉम्बे में। बॉम्बे में इसी साल अक्टूबर 22 को। फिर यहाँ पे फाउंडेशन किसका हुआ? एक ऑल इंडिया पार्टी का, ऑल इंडिया पार्टी जिसको क्या बोला गया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो फिर तब इसका गठन हुआ एंड जेपी नारायण बने इनके इसके सेक्रेटरी एंड मीनू मसानी जो थे वो जॉइंट सेक्रेटरी बने, ठीक है। अच्छा, और इनका जो मेन काम था वो क्या था? दे बिलीव्ड इन मार्क्सिस्ट आइडियाज, गांधीज्म, ठीक है। फिर क्या था? लिबरल एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज, ऑफ द वर्ल्ड। तो इनकी बिलीव्स ये थी। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। क्या ये सही है? नो, ऐसा कोई बात ही नहीं है ना। ये लिबरल सोशलिस्ट डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड का मानता था, ये ब्रिटिश इवेजन ऑफ टैक्सेस के बारे में कोई बात ही नहीं किया था।
ठीक है, तो बॉयकॉट का बात नहीं हुआ था इसमें। इट वॉन्टेड टू स्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, नहीं भाई, जो मार्क्सिस्ट थे ये हमेशा मिडिल क्लास के साथ काम करते थे, है ना, जिनको क्या बोला जाता था, बोर्जियोसिस, बोर्जियोस, या फिर मिडिल क्लास। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तीसरा, इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस, ऐसा भी नहीं था। सो तीनों गलत हो गया। सो आंसर वुड बी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. The Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a bill. The Rajya Sabha cannot vote on the demands for grants. The Rajya Sabha cannot discuss the annual finance statements. So इसमें this correct and this correct. ठीक है, statement 1 and 2 correct. अब क्यों क्या, let's see. अब इसका whole picture हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तीन चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि लोकसभा और राज्यसभा का इक्वल स्टेटस क्या क्या है ना, दोनों को इक्वल पावर्स क्या दिए गए। सेकंड है अनइक्वल स्टेटस क्या है, ठीक है, और कुछ जो राज्यसभा को जो स्पेशल पावर्स दिए गए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इक्वल पावर्स क्या क्या है, इक्वल पावर्स कि दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही किसी भी ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फाइनेंस बिल जिसमें कि CFI इंक्लूडेड है, तो सबको इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन्वॉल्विंग या फिर फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिर क्या है सेकंड, रिगार्डिंग इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। फिर आपका क्या हो गया नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज में, कि वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड CAG, है ना। तो रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन CC एंड CAG, है ना। और एक काम क्या है कि जो प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उनको भी अप्रूव करता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज, है ना। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ठीक है। ये तो इक्वल स्टेटस के बारे में बात हो गया। अब अनइक्वल स्टेटस क्या क्या है, अनइक्वल स्टेटस कि जो मनी बिल है वो कहाँ पे, मनी बिल जो है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ लोकसभा में होता है। राज्यसभा मनी बिल को ना ही अमेंड कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है, और वो बस रिटर्न कर सकता है 14 डेज के विद इन, है ना, विथ रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशन, और वो एक्सेप्ट कर सकता है एंड उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, फाइनेंस बिल जिसमें कि आर्टिकल सेकंड है फाइनेंस बिल एंड इट्स ओनली रिगार्डिंग द मैटर्स इन आर्टिकल 110। ये जो है ना ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है ना। लेकिन ये जो इसका जो पैसेज है ये दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है, लेकिन इंट्रोड्यूस ये सिर्फ लोकसभा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है अनइक्वल पावर में, हाँ, जब
नेशनल इमरजेंसी होती है तो उसको उसको जो डिसकंटिन्यू करने की जो रिजोल्यूशन होती है वो बस लोकसभा में पास होती है। रिजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये भी सिर्फ लोकसभा में होती है। ठीक है। और राज्यसभा कैनॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अच्छा, अब राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स है। व्हाट आर दोज? ये पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकता है लॉ मेकिंग में ऑन अ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट का किसी भी सब्जेक्ट में ये पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकता है टू मेक लॉज। ठीक है। ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। ठीक है। ठीक है। फिर क्या है कि जब ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन होता है तो उसको भी ऑथोराइज कर सकता है। ऑथोराइज AIS क्रिएशन। ठीक है। फिर क्या है, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड और कोई भी प्रोक्लेमेशन जो है वो हाँ कोई भी अगर प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के लिए जो कि प्रेसिडेंट ने इशू किया था इम्पोज करने के लिए, लेट्स से हाँ सुनो इसको, लेट्स एक्सप्लेन इट लाइक दिस। इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एंड अ प्रोक्लेमेशन इज इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग अ नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फिर वो प्रोक्लेमेशन एक्टिव रहेगा इफ इट इज अप्रूव्ड बाय राज्यसभा अलोन। ठीक है। am I able to make you understand, right? जब लोकसभा डिसॉल्व्ड है, ठीक है, डिसॉल्व्ड है और कहीं पे कुछ भी इम्पोज करना है, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करना है या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है या फिर फाइनेंशियल कोई भी इमरजेंसी इम्पोज करना है, तो फिर वो प्रोक्लेमेशन तब तक एक्टिव रहेगी अगर वो राज्यसभा अप्रूव कर दे अकेले। प्रोक्लेमेशन, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी, क्या हो गया इसको, इमरजेंसी, so it will remain active if approved by Rajya Sabha alone. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28. The Government of India Act of 1919 clearly defined the separation between the judiciary and the legislature, the jurisdiction of the central and provincial governments, the powers of Secretary of State for India and Viceroy, and none of the above. ठीक है। अब देखो 1917 में क्या हुआ था, अगस्त 1917, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज डिक्लेयर किया। ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ये लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे इंडिया में। कब? अगस्त 1917। ठीक है। तो फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इसको इनैक्ट किया एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टैग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इसके कुछ फीचर्स थे। अब इसके फीचर्स क्या थे? पहला फीचर ये था कि इसने सेंट्रल कंट्रोल को रिलैक्स कर दिया बहुत हद तक, है ना, और फिर इसने एक सेपरेट
इसने सेपरेट कर दिया सेंट्रल सब्जेक्ट्स को और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब दोनों ही अपने अपने खुद के रेस्पेक्टिव लॉज बना सकते हैं, खुद के लिस्ट के हिसाब से, खुद के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट है कि इसने फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। देखो, लेट मी राइट फर्स्ट फीचर्स। फीचर्स क्या था कि इसने रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स्ड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, सॉरी, रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस के ऊपर इसने सेंट्रल कंट्रोल को रिलैक्स कर दिया कि हाँ अब प्रोविंस खुद का काम खुद कर सकते हैं। अब तो फिर क्या आ गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अब दोनों खुद के रेस्पेक्टिव लॉज बना सकते हैं। अब प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स हैं इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रोविंस सब्जेक्ट्स, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक था आपका ट्रांसफर्ड एंड दूसरा आपका रिजर्व्ड, ट्रांसफर्ड रिजर्व्ड, ओके। अब जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स है इसको कौन देख रहा है, इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, गवर्नमेंट प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके। अब और रिजर्व सब्जेक्ट्स को कौन देख रहा है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड इसको कौन देख रहा है, गवर्नर प्लस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स। तो एक को देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स, एक को देख रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स। अब इसी को क्या बोला गया है, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, डायरकी भी बोला जाता है। और इसी टाइम बाइकैमरलिज्म भी आया, फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म आया, बाइकैमरलिज्म आया। तो और डायरेक्ट इलेक्शंस भी हुए, डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। अब बाइकैमरलिज्म से क्या हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हुआ। अच्छा, और क्या हुआ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, सेंट्रल पीएससी बना, कब, सेंट्रल पीएससी ये कब बना था, 1926 में बना। और फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स जो है उनको सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से, ठीक है। बजट्स सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट्स, ठीक है, सेंट्रल बजट। तो इसमें ये सब हुआ था, ठीक है। अब क्या था, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, क्या ऐसा हुआ था, या फिर द jurisdiction of central and provincial government, yes this was done, the power of secretary of state for, nahi, and none of the, nahi. The answer would be B. Next question, which of the following brings out the consumer price index number for the industrial workers, so the labor bureau. And next is the context of modern scientific research, consider the following statement, ice cube, a particle detected in the south pole which was recently in the news, ये उस टाइम के न्यूज में था, तो ये वही था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पैसिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। और इसमें एक पावरफुल टेलीस्कोप भी था जो कि डार्क मैटर को सर्च कर रहा था, इट इज बरीड डीप इनसाइड द आइस, ठीक है। ऑल ऑप्शन 1, 2 and 3 are correct. So here we are done with 30 questions. We'll solve the next questions tomorrow. Okay, keep on revising, keep on practicing. If you like our lectures, please share it more and more. Okay, like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind.